बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में रेखा अपने पति अमित और दो छोटे बच्चे काव्य और राहुल के साथ रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर बेचा करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। एक दिन हमेशा की तरह अमित और रेखा जंगल जाते हैं लकड़ियां लेने के लिए। तभी बहुत तेज तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से पेड़ आपस में टकराकर गिरना शुरू हो जाते हैं और एक पेड़ अमित के ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। और दूसरा पेड़ रेखा की टांग पर गिरता है, जिसकी वजह से उसके बहुत खून निकलता है। रेखा अमित की मृत्यु के बाद बहुत रोती है। अमित, अपनी आंखें खोलो, घर पर हमारे दो बच्चे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, मुझे और हमारे बच्चों को इस तरह से छोड़कर मत जाओ। हमारे बच्चे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी? उनके पिता उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। नहीं अमित, तुम हमारे साथ ऐसा तो मत करो। कृपया करके अपनी आंखें खोलो। अमित, अपनी आंखें खोलो। ऐसा कहकर रेखा बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और वह रेखा से कहती है, बेटा, तुम्हारे पति तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं और अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम्हारे पैर से बहुत खून निकल रहा है। जाओ, अपने घर जाओ और अपना ख्याल रखो। तुम्हें अपने दोनों बच्चों को भी संभालना है। रेखा उस बूढ़ी औरत की बात समझ जाती है और वह कुछ समय बाद घर चली जाती है। घर जाने के बाद काव्या और राहुल अपनी माँ की यह हालत देखकर घबरा जाते हैं। तभी काव्या अपनी माँ से कहती है, माँ, यह आपको क्या हो गया? आप व्हील चेयर पर क्यों बैठी हैं? अच्छा, आपके पैर में चोट लगी है इसलिए। माँ, पिताजी कहाँ हैं? इतना तेज तूफान आ गया था, हम दोनों तो घबरा ही गए थे, कहीं आप दोनों को कुछ ना हो जाए। माँ, आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही? बस रोती जा रही हैं। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, पिताजी कहाँ हैं? माँ। काव्या, राहुल, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पिताजी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मैं भी किसी काबिल नहीं बची। एक बूढ़ी औरत ने यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की है। अब तो मैं अपने पैरों से चल भी नहीं सकती। तुम्हारे पिता का अभी अंतिम संस्कार कर कर ही आ रही हूँ। तेज तूफान की वजह से पेड़ गिरना शुरू हो गए। एक पेड़ से तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए, दूसरे पेड़ ने मेरे पैर ले लिए। अब मैं तुम दोनों का पालन पोषण कैसे करूँगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माँ, आप हमेशा कहती थी ना, हमारे दादा दादी का घर बहुत बड़ा है और वहाँ पर चाचा चाची, उनके बच्चे सभी रहते हैं, तो हम वहाँ जाएंगे। आखिर वहाँ हमारा भी तो घर है, उसमें हमारा भी तो हिस्सा है। तो बस आप चिंता क्यों करती हैं? हम वहीं जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे पिताजी और मैंने पसंद से शादी की थी, उसी समय उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था। रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ बातें कर ही रही थी। तभी अचानक तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है और इतनी तेज बारिश होती है कि रेखा की झोपड़ी के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, सामान बहना शुरू हो जाता है। यह देखकर रेखा और घबरा जाती है कि वह कहाँ जाएगी। जब रेखा को कोई और सहारा नजर नहीं आता तो वह अपनी ससुराल जाने का फैसला करती है। रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी ससुराल पहुंच जाती है और वहां जाकर अपनी सास को अपनी आप बीती बताती है। तभी रेखा की सास रेखा से कहती है, क्यों करमजली, पहले तो तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और उसके बाद जब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो तू अपना हिस्सा लेने इस घर में आ गई। तो जैसी अपाहिज औरत और तेरे दोनों बच्चों को इस घर में जगह नहीं मिलेगी। चली जा यहाँ से। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब क्या तू हमें खाने आई है? निकल जा यहाँ से, तुझे इस घर में थोड़ी भी जगह नहीं मिलेगी। सासू माँ, हमें अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए जगह दे दो। मैं अपाहिज हूँ, मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊंगी? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जब तक बाढ़ का खतरा टल नहीं जाता तब तक आप हमें अपने घर में रहने की अनुमति दे दीजिए ना। मेरे दोनों छोटे बच्चे के ऊपर थोड़ा सा तो रहम करो। आखिर ये तुम्हारे भी पोता पोती हैं, इनके ऊपर इतना तो जुल्म मत करो। ना मैं तुझ पर और न तेरे इन दोनों छोटे बच्चे के ऊपर कोई रहम करूंगी। निकल जा यहाँ से। और मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा जो मैं तुम्हें अपने घर में रहने की अनुमति दूं। जाओ यहाँ से, बाढ़ में डूबकर मर जाओ। ऐसा कहकर रेखा की सास अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। रेखा इतनी तेज बारिश में अपने दोनों बच्चों के साथ कहीं रहने का आसरा ढूंढ रही थी। तभी वह अपने दोनों बच्चों से कहती है,
अब तो ऐसा लगता है पहाड़ी पर जाकर ही रहना होगा, क्योंकि यहाँ तो कहीं रहने की कोई जगह नजर नहीं आ रही। जिनके पक्के और अच्छे मकान हैं, वह अपनी छतों पर रह रहे हैं। हम यहाँ झोपड़ी डालकर भी नहीं रह सकते, सिर्फ एक पहाड़ी पर जाने का ही आसरा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़ी पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हम अपना जीवन कैसे बिताते हैं। और वैसे भी जो ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। ऐसा कहकर रेखा अपने दोनों बच्चों के साथ पहाड़ी पर चली जाती है और वहां जाकर रेखा और उसके दोनों बच्चे देखते हैं तो चारों तरफ फल के पेड़ लगे हैं, बांस के पेड़ लगे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। तभी काव्या अपनी माँ से कहती है, माँ पहाड़ी पर तो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमें खाने की कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर कितने सारे फल के पेड़ हैं, हम जब तक चाहें यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। बहुत समय बाद हम फल खाएंगे। हाँ बेटा, वो तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं। हम इस तरह से खुले में नहीं रह सकते। हमें रहने के लिए एक झोपड़ी की आवश्यकता है, इसलिए हमें लकड़ियाँ चाहिए। माँ वह देखिए सामने जो पेड़ है कितना छोटा है, इस पर लकड़ियाँ भी बहुत ज्यादा हैं। चलिए उसे काटकर अपने लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। नहीं राहुल बेटा, हम किसी पेड़ को नहीं काटेंगे। वह भी हमारी तरह सांस लेते हैं और उनकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए बेटा। अगर हम इस तरह से पेड़ काटते रहे तो एक दिन हमारा जीवन बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। मगर माँ, जंगल से लकड़ियाँ लाकर आप भी तो बेचा करती थी, फिर आज आप गलत क्यों बता रही हैं? बेटा तुम्हें पता है, हमारे ही पड़ोस में राम प्रकाश जी रहते थे। वह भी हमारी तरह गरीब थे, लेकिन एक दिन वह कितने अमीर हो गए सिर्फ इस वजह से कि वह पेड़ काटकर लकड़ियाँ बेचा करते थे और हम गरीब के गरीब रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता और मैंने कभी आज तक एक पेड़ नहीं काटा। हम सिर्फ जंगल से वही लकड़ियाँ लेकर आते थे जो जंगल में पेड़ से खुद गिरकर टूट जाया करती थी। अब समझ में आया कि हमने कभी भी एक भी पेड़ नहीं काटा, सिर्फ इस वजह से कि पेड़ की वजह से हम सांस ले पाते हैं। हाँ माँ, हम दोनों भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझ गए। अब हम कभी पेड़ नहीं काटेंगे। माँ देखिए सामने बहुत लकड़ी पड़ी है, चलिए उन्हें उठाकर अपने लिए एक झोपड़ी बनाते हैं। राहुल और काव्या दोनों भाई बहन लकड़ियाँ उठाते हैं और झोपड़ी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे झोपड़ी नहीं बन पाती। तभी वहाँ पर बहुत खतरनाक जंगली भालू आ जाता है, जिसे देखकर दोनों भाई बहन बहुत घबरा जाते हैं। माँ, ये जंगली भालू तो हमारी ही तरफ आ रहा है और अभी तो हमारी झोपड़ी भी नहीं बन पाई। माँ हम कहाँ जाएंगे? कहीं जंगली भालू हमें खा ना जाए। माँ बहुत डर लग रहा है। जंगली भालू को देखकर दोनों भाई बहन बहुत डर रहे थे। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है और वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि जादुई बांस के पेड़ से आ रही थी। वह रेखा से कहता है, रेखा तुम बहुत अच्छी हो। तुमने आज तक कभी कोई पेड़ नहीं काटा और तुम अपने बच्चों को भी ऐसी ही सीख दे रही हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं एक जादुई बांस का पेड़ हूँ और तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? जादुई बांस का पेड़? नहीं नहीं, तुम सपना नहीं देख रही। जंगली भालू भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। बस तुम आंखें बंद करो, तभी तुम्हारे सामने बहुत सारे जादुई बांस आ जाएंगे और जैसा भी घर तुम सोचोगी वैसा घर तुम्हारा बन जाएगा। जादुई बांस की बातें सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और वह जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो वहाँ पर बहुत सुंदर जादुई बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर रेखा और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और रेखा जादुई बांस के पेड़ को धन्यवाद कहती है। रेखा, राहुल और काव्या जादुई बांस के घर के अंदर जाते हैं तो वह अंदर से बिल्कुल एक महल की तरह था। वहाँ हर तरह की चीज थी। यह देखकर रेखा और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और वह पेट भरकर खाना खाते हैं। कुछ समय बाद रेखा बाहर देखती है तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। वह आपस में बातें कर रहे थे। हमारे गांव में तो पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है। पहाड़ी पर आने के अलावा हमारे पास तो कोई और चारा नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम कैसे रहेंगे? अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ रही है। अब हम क्या करें? तभी रेखा उन लोगों के पास जाती है और उनसे कहती है, सुनो, अगर आप लोग चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। मेरा घर बहुत बड़ा है, आप लोग आराम से रह सकते हैं जब तक आप लोगों का दिल चाहे तब तक।
रेखा की बातें सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और वह रेखा के जादूबाज के घर में चले जाते हैं और वहां जाकर रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी पहाड़ी पर रेखा का भी ससुराल आ जाता है। उनका भी घर पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुका था, इसलिए वह भी अपनी जान बचाने पहाड़ी पर ही आए थे। वह रेखा और उसके दोनों बच्चों को लोगों की मदद करते देखते हैं। तभी रेखा की सास कहती है, अरे ये तो हमारी बहू रेखा है, ये तो लोगों की मदद कर रही है, अपने घर में रहने की जगह दे रही है। हम तो उसके ससुराल वाले हैं, ये तो हमारी मदद जरूर करेगी। चलो चलते हैं, हम इसके घर में रहने की जगह मांगते हैं। ऐसा कहकर रेखा की सास रेखा के पास जाती है और उससे कहती है, बहू हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो, हमें अपने घर में रहने की जगह दे दो। नहीं माँ, आप इन्हें अपने घर में रहने की जगह मत देना। इन्होंने हमें भी तो अपने घर से धक्के मारकर निकाला था, अब हम इन्हें अपने घर में जगह क्यों दे? इन्होंने हमारी मदद नहीं की, हम इनकी मदद नहीं करेंगे। नहीं काव्या बेटा, हम इनकी मदद जरूर करेंगे। अगर कोई हमारी मदद नहीं करता तो जरूरी नहीं हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। उसके कर्म उसके साथ हैं और हमारे कर्म हमारे साथ हैं। हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा ही करना चाहिए, भले ही उसने हमारे साथ गलत क्यों न करा हो। माँ जी अंदर आ जाइए और आप सब लोग भी अंदर आ जाइए। रेखा सभी को अंदर बुलाती है। तभी रेखा की सास को जादुई बांस का घर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वह बाढ़ के पानी में बह जाती है और रेखा के ससुराल वाले जादुई बांस के घर के अंदर चले जाते हैं। रेखा की सास को उसके किए की सजा मिल जाती है और रेखा इसी तरह अपने जादुई बांस के घर की मदद से लोगों की मदद करती है और खुद भी अपने बच्चों के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी, बाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है, थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है। इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है, जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ। उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूंगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी,
आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही, अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी। लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है। और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तो पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है। और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी, आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनहूस नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ये हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं?
ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया। जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है। जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया। जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई। चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस जादू सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी। इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतनी सारी धन दौलत
पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देखकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जाली, सोने और चांदी के मटके की नदी मिली जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जाली, सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जाली, चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जाली, सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जल्दी सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जल्दी सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जल्दी सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।